मधुसूदन ओझा जी जो द्वारा प्रणीत ग्रंथ है, और इसको हम कादम्बनी को कहते हैं पर्जन्य विद्या बोधकम निमित्त शास्त्रम। वृष्टि विज्ञान पर आधारित यह शास्त्र है, पर्जन्य विद्या बोधकम है। और इस ग्रंथ में 4 अध्याय हैं। एक अध्याय का नाम है गर्भाध्याय, दूसरे का नाम है द्वादश मासिकाध्याय, तीसरे अध्याय का नाम है निमित्ताध्याय, और चौथे अध्याय का नाम है शकुनाध्याय। इस समग्र ग्रंथ में ओझा जी ने नाना विषयों का संकलन किया है और विभिन्न स्थानों से संकलन किया है, और उन्होंने लास्ट में लिखा भी है कि हमने कुछ पुराने कुछ नए सबको लेकर के इस शास्त्र का प्रणयन किया है। प्राचाम निबंधनालोक्य, प्राचाम निबंधनालोक्य नूतनै प्रतनैरपि श्लोकै कादम्बनी मेताम अकरोन् मधुसूदन। मधुसूदन जी ने पुराने विद्वानों के निबंध ग्रंथों को देख करके नए और पुराने श्लोकों के माध्यम से इस कादम्बनी का प्रणयन किया है, और कहा है कि जो लोग निमित्त शास्त्र के विद्वान होते हैं उनकी बड़ी महिमा होती है। समाज में लोग बहुत उनको पूज्य मानते हैं। निमित्त शास्त्र निष्णातो निमित्त ज्ञान चक्षुषा त्रिनेत्र पूज्यताम याति सर्वज्ञ स यथा शिव। उनको भगवान लोग मानते हैं क्योंकि निमित्त शास्त्र के वो ज्ञाता होते हैं। और यह पूरा निमित्त किन पर आधारित है, ये भी उन्होंने लिखा कि समग्र निमित्त का आधार क्या है। उन्होंने कहा अग्निम वायुम रविम सोमम, अग्निम वायुम रविम सोमम मन महे संभवत्यपाम। वृष्टि के मूल यही 4 हैं, अग्नि वायु रवि और सोम। अग्निम वायुम रविम सोमम मन महे संभवत्यपाम उत्थानम प्रत्युपस्थानम घर्षणम वर्षणम यत। ये सब विषय लेकर के उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। और हम लोगों का सौभाग्य है 8 महीने से देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों की ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ आचार्यों का हमें सानिध्य मिल रहा है आज भी। और जो लोग छूट रहे हैं और आप लोगों को लगता है कि ऐसे और भी ज्योतिष के मर्मज्ञ विद्वान हैं, उनका भी व्याख्यान होना चाहिए, तो आप शंकर शिक्षायतन को सूचित कर सकते हैं। आगे उनको हम लोग व्याख्यान के लिए आमंत्रित करेंगे। यहाँ क्योंकि ये जो विषय है, इस विषय में आया जो निमित्ताध्याय है उसमें 6 विषय आए। उसमें से अभी हम लोग प्रकीर्ण पर चल रहे हैं, प्रकीर्णाधिकार में चर्चा चल रही है। उसके पहले उल्काधिकार है। उल्काधिकार में चर्चा की गई थी कि अंतरिक्ष के अग्नियों, अंतरिक्ष में उन्होंने कहा कि 5 प्रकार की अंतरिक्ष में अग्नियां होती हैं। वज्रम विद्युन महोल्का च धृष्णया तारेति पंचधा उल्केति संज्ञया ख्याता अंतरिक्षोद्भवाग्नय। अंतरिक्ष में उत्पन्न होने वाली 5 प्रकार की अग्नियों का शास्त्र के आधार पर उन्होंने विश्लेषण किया। और उसके पश्चात उन्होंने अगला जो विषय लिया वो प्रकीर्णाधिकार में 5 विषय यहाँ भी उन्होंने लिखा। राहवः केतवस्तारा दिग्दाह पांशुवर्षणम भूकंपश्चेति षड्भावा उक्ता वैकारिका हुआ। ये वैकारिक विषय जो हैं 6 प्रकार के, राहवः है, केतवः है, दिग्दाह है, पांशुवर्षण है और भूकंप है।
अभी हम लोग जो चल रहे हैं, इस समय जो चर्चा चल रही है वो अभी राहु पर ही चर्चा चल रही है। राहु की चर्चा में उन्होंने कहा कि जैसे राहु दिखाई नहीं देते हैं, उनका स्वरूप नहीं पता है, ये भी लिखा कि राह वह स्वपरत ज्योति राहित्याद प्रकाशित, उनकी अपनी ज्योति नहीं होती है, इसीलिए वे अप्रकाशित रहते हैं। अपि संतोपि गच्छन्तो, वो हैं भी और मूव की भी करते हैं, जाते हैं भी हैं। द्यु मार्गेषु न भांति, लेकिन द्यु मार्ग में उनको उनको प्रकाशित न होने के कारण किसी को पता नहीं चलता है, इसीलिए इनको इनके बारे में लोगों को ज्ञान नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि ये भी जो राहव है ये भी ग्रहवत ही है। ग्रहवत गति मंतस्ते, ग्रहों की तरह इनमें भी गति है। तस्माद दुक्ता उपग्रह, इन राहुओं को उपग्रह कहते हैं। ग्रहवत गति मंतस्ते तस्माद उक्ता उपग्रह, और इनके 4 नाम हैं। कीला स्वभानव नागा पाता इति चतुर्विधा। कील, कील राहु, स्वभानु राहु, नाग राहु और पात राहु, ये 4 प्रकार के राहुओं की चर्चा हुई और सबकी उन्होंने एक एक का विश्लेषण किया कि ते कीलका अप्रकाशा पिंडा व्योमनि भ्रमंति ये स्वभावनः परद्योत्य पिंड छाया ममार्धका ग्रहाणाम गति मार्गाये कक्षा वृत्तित विश्रुता बहुधा वर्तिता भोगा स्ते नागा नाग विग्रहा एतेषामेव नागानाम ये संपाता परस्परम तएव पातास्ते सर्वे राहवो निष्प्रभायतः। इन 4 श्लोकों में उन्होंने कील, स्वभानु, नाग और पात, इनका निरूपण कर दिया। श्लोक नंबर 218 से लेके 221 में एक एक के स्वरूप को बता दिया। आज जो हम लोग चर्चा कर रहे थे उस चर्चा में विषय आया था नाग राहुओं का। नाग किसे कहते हैं? तो कहा ये न यथा खेटा गच्छन्तः प्रतिभान्ति ते सपंथा नाग इत्युक्तो यत्र खेटस्तदानन। जो 257 श्लोक से ये विषय शुरू हुआ और उन्होंने कहा आकाश में जो ग्रह गण जिस रास्ते से जाते हुए दिखाई देते हैं वह रास्ता नाग नाम से जाना जाता है, और उस रास्ते में जहां ग्रह हो वह उस नाग का मुख कहलाता। जो ग्रह हो तो उस नाग के मुख से वह नाग का वही मुख कहलाता है। यही उन्होंने कहा ये न यथा खेटा गच्छन्तः प्रतिभान्ति ते सपंथा नाग इत्युक्तो यत्र खेटस्तदाननम। उसके मुख को उसी रूप में हम जानते हैं। इस प्रकार से उन्होंने ये भी बताया कि ये जो पात हैं ये कितने हैं। इसके बाद उन्होंने, क्योंकि ये निमित्त शास्त्र है, इसमें विस्तार से बताया कि ये जो ग्रह पात है, ग्रहों की कक्षा, पात किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा ग्रहों की अपनी कक्षाओं के वृत्तों के जितने संयोग बनते हैं वे 21 पात होते हैं। 21 पात कहे जाते हैं। इन्हीं ग्रह पातों से ग्रह दक्षिण या उत्तर जाते हैं। इन्हीं की चर्चा उन्होंने नागराहव के बाद उन्होंने की और दिखाया। 263 श्लोक से उन्होंने दिखाया कि कैसी स्थिति होगी तो क्या होगा। और उन्होंने शनि के ग्रस्त होने पर, शुक्र के ग्रस्त होने पर, बृहस्पति के ग्रस्त होने पर, फिर सूर्यपात और चंद्रपात की चर्चा करने के बाद उन्होंने यह भी बताया कि इनके फल क्या होते हैं। आज जो चर्चा हुई, हम लोग तो, मैं तो ज्योतिष जानता नहीं, लेकिन जितने ज्योतिष के विशिष्ट विद्वानों ने यह चर्चा की है, इतना अद्भुत चर्चा रही है
कि अंतरिक्ष का हमने अपने शास्त्रों के आधार पर जो विश्लेषण किया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और हम लोगों को उन विषयों को, क्योंकि ग्रह गणितम ज्योतिषम, इन विषयों को और अच्छी तरीके से प्रायोगिक ढंग से समझने की जरूरत है, जिससे कि अपने शास्त्र की, अभी एक इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है यहाँ दिल्ली में, और वहां पर गणित के पांडुलिपियों को लेकर के एक वर्कशॉप हो रहा है, सेमिनार हो रहा है, इंटरनेशनल सेमिनार हो रहा है, केवल गणित संबंधी पांडुलिपियों के आधार पर। और देश भर के और विदेश से भी बड़े बड़े विद्वान आ रहे हैं और एक एक विषय लिया गया है। यद्यपि ज्योतिष शास्त्र का ही विषय है, क्योंकि गणित तो ज्योतिष शास्त्र में ही बताया गया है, तो वो लोग मैथमेटिक्स के साथ जोड़ करके उस विषय को बताने का प्रयास करें। हम लोग चाहते हैं, शंकर शिक्षायतन चाहता है कि इस ग्रंथ के माध्यम से एक निमित्त शास्त्र माने हर प्रकार के अनुमानों को करने का जो अपना विधान है, उन विधानों के आधार पर अनुमान किया जाए और गणितीय परंपरा और खगोलीय ज्ञान परंपरा का रक्षण किया जाए। इस कार्य में हम लोग जितने भी सहयोगी हो सकते हैं और जितने विद्वान हैं, मिल करके इसको नया स्वरूप दिया जाएगा। अभी 4 महीने और हैं, क्योंकि 12वें महीने में एक विशेष गोष्ठी हम दिल्ली में आयोजित करेंगे, जिसमें इस ग्रंथ का प्रायोगिक पक्ष पर भी चर्चा हम लोग करेंगे कि कैसे इसको जाना जाए। ये तो ग्रंथ में बताया गया कि ये हुआ, ऐसे होता, वैसे होता, लेकिन जाना कैसे? क्योंकि ये तो सब घटित हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि केवल किताबी विषय है कि संधि हो रही है। यहाँ संधि नहीं है, यहाँ तो यह ई के स्थान पर यह हो गया और ऐसे हो गया, जो हम संधि प्रकरण में पढ़ते हैं उस तरह का ये नहीं। ये तो घटनाएं घटती हैं अंतरिक्ष में, तो उनको ठीक से समझने के लिए, प्रायोगिक पक्ष को समझने के लिए, गणित के या ज्योतिष का प्रायोगिक पक्ष किस प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति से तैयार किया जाए, जिससे अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें